Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So, exercise number 7.2 is in progress, and today we are about to end the exercise. Only two or three questions are left in the exercise as said by you. Let's go to those two questions. Exercise number 7.2, बताओ कौन सा क्वेश्चन है? टू स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक हमने लास्ट किया था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 के को रीड करते हैं एक बार। क्वेश्चन इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए। कोई ए नामक पॉइंट है बेटा, जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स बताने। कोऑर्डिनेट्स का है तो दोनों बताना, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब ये जो ए है, ये इस तरीके से प्लेस करो कि किसी सर्किल का डायमीटर ए बी बन जाए। किसी कोई सर्किल है जिसका डायमीटर समझते हो ना, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ए सर्किल? द लॉन्गेस्ट कोड। द लॉन्गेस्ट कोड विच पासेस थ्रू द सेंटर, उसको डायमीटर कहते हैं। कोड का मतलब क्या होता है बताओ? सर्किल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं, बोलो। लेट से ये सर्किल है, ओके। ढंग से नहीं बन पाया थोड़ा, ठीक है। ये सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है। सर्किल के सेंटर को वैसे अपन ओ से मार्क करते हैं, ठीक है, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ओ बोले तो ओरिजिन, तो हम सी से मार्क कर देते हैं, सी फॉर सेंटर, ठीक है। यूक्लिड ज्योमेट्री में अपन उसको ओ से मार्क कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सी से मार्क कर दिया। अब सुनो, बताओ कोड क्या होती है? कोड, CHORD, एक सर्किल की कोड क्या होती है? सुनाइए। क्या? जो एक ऐसी लाइन सेगमेंट जिसके एंड पॉइंट सर्किल के ऊपर लाया कर रहे हों। जैसे मान लो एक एंड पॉइंट यहां लाया कर रहा है और एक एंड पॉइंट यहां लाया कर रहा हो, तो इस लाइन सेगमेंट को कहेंगे कोड ऑफ द सर्किल। इस सर्किल की कोड है ये। तो ऐसे कोई से भी पॉइंट्स अपन मार्क कर दिए, किसी ने ऐसे ऐसे मार्क कर दिए, तो ये भी कोड बन गई। तो ऐसे इनफाइनाइट कोड्स बन सकती हैं, ऐसी कोड बन गई। अब इन इनफाइनाइट कोड्स में से एक ऐसी कोड जो सेंटर के ऊपर से गुजर रही हो, लाइक दिस, ये सबसे लंबी कोड होगी, लॉन्गेस्ट कोड होगी, और इसी को डायमीटर कहते हैं, ओके। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ अ सर्किल? द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द सेंटर। ये परफेक्ट डेफिनेशन होती है डायमीटर की, राइट। तो हम डायमीटर बना देते हैं अभी एक इजी सा कैसे बनाएंगे? सीधा बना दो, ठीक है। डायमीटर का नाम क्या रखना है? ए बी, उसने कहा है भाई। अब और क्या क्या गिवन है साहब? इस में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सेंटर सी के क्या कोऑर्डिनेट्स गिवन है? टेल मी। देखो पढ़ो। हु सेंटर इज 2, -3, और जो एंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? 1, 4। तो सेंटर तो है 2, -3, और जो एंड पॉइंट है बी, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, 4। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग है। अब जिसके मिसिंग होते हैं उसको क्या लिखते हैं अपन? X, Y। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिसिंग होते हैं उसको अपन X, Y रख देते हैं ना। जैसे अब तक क्या होता था, स्क्रीन पे देखो कि लाइन सेगमेंट मिलती थी, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे, ओके, और पॉइंट ऑफ डिवीजन मिसिंग होता था। तो ये मिसिंग होता था तो इसको X, Y रखते थे। लेकिन अब की बार क्या है? फॉर ए चेंज, इस बार ये गिवन है, ये P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, B के भी गिवन है, मिसिंग किसके? A के। तो A के कोऑर्डिनेट्स रख देंगे X, Y। भी जिसके मिसिंग होंगे उसी के तो रखेंगे। X, Y एक जनरल पॉइंट होता है जो मिसिंग होता है, जिसको अपन एक्स या वाई मानते हैं, राइट। समझ में आई ये बात? अब बात करते हैं, अगर इसको सेक्शन फॉर्मूला से कंपेयर करें तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला से निकाले जा सकते हैं। देखो चार चीजें होती थी, आपको बताया था मैंने। दो तो एंड पॉइंट्स, राइट। एक होता था पॉइंट ऑफ डिवीजन, राइट। और एक क्या होता था? रेशियो ऑफ डिवीजन। इन चारों चीजों से, इन चारों कंपोनेंट से मिलकर हमारा सेक्शन फॉर्मूला रेडी होता है। इन चार में से कोई भी एनी थ्री, तीन चीजें मिल जाए, एनी थ्री मिल जाए, तो जो बच गई, फोर्थ नंबर की चीज जो बच गई, वो निकाली जा सकती है। अब तक क्या हो रहा था, जो क्वेश्चंस मिल रहे थे उसमें क्या क्या गिवन हो रहा था? जितने भी हमने क्वेश्चंस किए अभी तक, 5, 7, 8 जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं, हर बार हमको दोनों एंड पॉइंट्स गिवन मिले हैं, यस और नो? हर बार अपने को दोनों एंड पॉइंट्स गिवन मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक एंड पॉइंट मिसिंग है। समझ आया? एक एंड पॉइंट गिवन है और एक एंड पॉइंट मिसिंग है। तो अगर एक एंड पॉइंट मिसिंग है तो आपको दो चीजें और कौन कौन सी गिवन है? पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन है
और ध्यान से देखो रेशियो ऑफ डिवीजन भी गिवन है। कैसे? क्योंकि सेंटर हमेशा डायमीटर का मिड पॉइंट होता है, और अगर ये इसका मिड पॉइंट होता है तो रेशियो अंडरस्टूड है क्या हो जाएगा, 1:1। तो रेशियो गिवन हो गया, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन हो गया, दोनों एंड पॉइंट्स में से एक एंड पॉइंट गिवन हो गया। तो चौथी चीज मतलब बचा हुआ दूसरा एंड पॉइंट निकाला जा सकता है ना यहाँ पे। चौथी चीज मतलब बचा हुआ एंड पॉइंट निकाला जा सकता है। ठीक है, निकालें। अब आप इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को एक्स कॉमा वाई मत मानना, क्योंकि वो आप ऑलरेडी किसी को मान चुके हो। तो जैसे अपन ने पीछे किया था ना, पी कॉमा क्यू ए कॉमा बी, ऐसे मान। बहुत रेयर केस में इसको ऐसा मानना पड़ता है, जनरली अपन इसको एक्स कॉमा वाई मानते हैं। और अगर आप इसको एक्स कॉमा वाई मान रहे हो या मानना चाहते हो तो आप एक काम कर सकते हो, फिर आप इसको x1 कॉमा y1 मानो। अब आप इसको एक्स कॉमा वाई मान सकते हो, जो दूसरा एंड पॉइंट मिसिंग है, x1 कॉमा y। वैसे भी एंड पॉइंट्स को अपन x1 कॉमा y1 और x2 कॉमा y2 ही तो मानते थे, और इसको x कॉमा वाई मानते थे। तो ये दोनों मिसिंग गिवन होते थे, x1 y1 x2 y2, और x कॉमा वाई गिवन होता था। अब की बार उल्टा हो गया, x कॉमा वाई गिवन है और x1 y1 मिसिंग है। तो ये ज्यादा सही रहेगा। हम इसको x1 y1 मान लेते हैं और सेंटर को x कॉमा वाई जैसे चल रहा आ रहा है वैसे ही कर लेते हैं। अजम्पशन हमारे ऊपर हम क्या ले रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सो हेयर द एंड पॉइंट बी, the end point B of the diameter AB of a circle with center C, with center C is given as, is given as क्या गिवन है, 1,4। एंड पॉइंट बी गिवन है, राइट, ए मिसिंग है। और सर्किल का सेंटर क्या मार्क कर दिया हमने, सी। ऑल्सो सेंटर ऑफ द सर्किल, द सेंटर ऑफ द सर्किल, the center C of the circle is given as, so what is the center given, 2, -3। ये दोनों के बारे में लिख दिया हमने। अब now we know that the center divides, center is the midpoint of the diameter। now we know that, ये उसने नहीं कहा, ये हम जानते हैं, ये अंडरस्टूड है। we know that the center is the midpoint of, या ऐसे भी लिख सकते हैं the center divides the diameter in the ratio 1:1। या ऐसे भी लिख सकते हैं the center is the midpoint of द डायमीटर। ये ज्यादा इजी स्टेटमेंट है लिखने के लिए, मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो अगर भाई साहब ये मिड पॉइंट है डायमीटर का, सो वी कैन स्ट्रेट अवे यूज द मिड पॉइंट केस। एक बार मिड पॉइंट मिलना चाहिए, या तो मिड पॉइंट मिलना चाहिए या रेशियो ऑफ डिवीजन 1:1 मिलना चाहिए, दोनों में से कोई भी चीज मिलनी चाहिए। मिल गई, वी कैन स्ट्रेट अवे यूज व्हाट, मिड पॉइंट केस। सो बाय यूजिंग मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, वी हैव, बाय यूजिंग द, ये फिगर भी बनाना है आपको ना, मिड पॉइंट केस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। और मिड, ये जो फिगर जब भी हम बनाए ना, तो कोशिश करें या तो सेंटर में बने या फिर राइट साइड में बने, जैसे मैंने बनाया। ठीक है, वी हैव, लेफ्ट साइड में मत बना के आना। सो मिड पॉइंट केस यूज करते हैं बेटा, बोलो क्या है मिड पॉइंट केस। ये यू, मतलब पेज की राइट साइड। अब जैसे ये पेज है तो पेज का राइट पोर्शन ये, लेफ्ट पोर्शन ये है ना। हमारी राइट या लेफ्ट नहीं सोचनी, पेज की राइट साइड। हाँ जी, वी हैव, बोलो सेक्शन फॉर्मूला मिड पॉइंट केस, सक्षम। हम्म, इसलिए आपकी छुट्टी नहीं करनी चाहिए। एक दिन की छुट्टी में ऐसा लगता है कि शायद पढ़ाई से संन्यास दिलवा दिया है सर ने। वो मिड पॉइंट केस है, फिर ओरिजिनल केस क्या है। हम्म, वो किसकी वैल्यू होगी ये चीज, वो भी तो बताओ। एक्स की, तो ऐसे बोलो ना, x = x1 + x2 / 2, फॉर्मूला तो ये होगा ना। एंड y =
y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। चलो अब इसमें पुट द वैल्यूज, x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 में पुट द वैल्यूज। 8:30 तक, 8:30 की क्लास थी क्या आज? देन व्हाट? सो x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है -3, और x1 तो मिसिंग है, x1 तो मिसिंग है, और x2 की वैल्यू क्या है? 1 डिवाइडेड बाय 2, और y1 भी मिसिंग है, और y2 की वैल्यू क्या है? 4 डिवाइडेड बाय 2। भाई सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है कि देखो द स्क्रीन पे, x1 प्लस 1, x1 को 1 से जोड़कर x1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x आना चाहिए, यानी कि 2 आना चाहिए। ओके, और y1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 से -3 आना चाहिए। ओके ना? तो यहां से अपने को मिसिंग पोर्शन ये निकालना है। तो इसको सॉल्व कर दो बस, इसमें से x1 आ जाएगा, तो 2 को उधर मल्टीप्लाई कराओ तो 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, एंड इधर आ जाओ साइमल्टेनियसली, इसको भी कर दिया हमने, -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहां से x1 क्या निकला बताओ? 4 - 1 गिव्स मी 3, और यहां से y1 क्या निकला बोलो? -6 -4 दैट मीन्स -10। तो 3 एंड -10, क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या लिख देंगे हम? हेंस द रिक्वायर्ड एंड पॉइंट ए, hence the required end point A of the diameter AB is, उसी की लैंग्वेज में देंगे ना, find the coordinates of the point A, hence the required end point hence the required end point A of diameter AB is, बोलो क्या आया था आंसर? 3 कॉमा, देखना आंसर मैच करना। सही है। अच्छा, वन मोर थिंग, अब थोड़ा सा डायरेक्ट करने का तरीका, अगर हमारे पास एक लाइन सेगमेंट गिवन है ए बी, और मिड पॉइंट लेट से इस बार सी गिवन था, ठीक है, तो हम सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, मान लो एमसीक्यू का सवाल है, तो विथआउट कोई स्टेप्स स्टेप्स ना लिखें तो सीधे सीधे कैसे कर देते थे, इसको इसको जोड़ा, आधा किया इधर लिखा, इसको इसको वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट से जोड़ा, आधा किया इधर किया, इधर लिख दिया। बट इस बार क्या था, ये तो गिवन था, क्या गिवन था? 2 - -3, और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे? 1 4, और मिसिंग क्या था? ये था x1 y1। तो विदाउट राइटिंग स्टेप्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हम क्या करेंगे, जो ये 2 है, देखो इधर स्क्रीन पे ये 2 है ना, इसका कर देंगे दुगना, दोनों का क्या कर देंगे? दुगना, ट्वाइस। फिर इसमें से ये बचा हुआ कोऑर्डिनेट माइनस कर देंगे, तो 4 - 1 3, और 6 - 4, सॉरी ये -6 है ना, -6 -4 -10। ओके, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का दुगना करो, और उस दुगने में से जो दूसरा एक एंड पॉइंट गिवन है उसको घटा दो, तो बचा हुआ दूसरे एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जल्दी से निकल जाएंगे। ये एक मैकेनिज्म जो हम माइंड में याद रख सकते हैं, इन केस मान लो एमसीक्यू में आ जाए, स्टेप्स नहीं लिखने पड़े और सीधे सीधे जल्दी से करना हो, विद इन 10 सेकेंड्स कर सकते हैं हम, ये काम कर सकते हैं, तो 10 सेकेंड में हम वो इक्वेशन कर देंगे। ओके, क्या करेंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का, सेंटर बोले तो मिड पॉइंट, नॉट सेंटर, सेंटर तो सर्किल का होता है ना, हमेशा सेंटर वर्ड नहीं बोल सकते उसको। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का क्या करो? दुगना, और उसमें से जो एक एंड पॉइंट गिवन है उसको घटा दो, तो उससे क्या होगा? बचे हुए एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाएंगे। अगर एमसीक्यू है तो ऐसे कर दो, नहीं तो फिर स्टेप्स लिखनी है, अगर वर्ड अगर पूरा। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। If A and B are this and this respectively, find the coordinates of point P such that AP equal to 3/7 times of AB and P lies in the line segment AB। ठीक है, कभी भी सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए, सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए, सारे क्वेश्चंस कर लिए, 2 क्वेश्चंस बच रहे हैं हमारे केवल। आपने एक चीज एनालाइज करी,
कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, वो होगा तभी सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा या इस्तेमाल होगा, नहीं तो सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल ही नहीं है उस क्वेश्चन में। रिक्वायरमेंट ये नहीं पूछ रहा हूं भैया ना क्या गिवन हो क्या नहीं हो, कॉन्सेप्ट वाइज वो कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए कि साहब यहाँ पे दिखने ही लग जाए कि अरे यार ये तो सेक्शन फॉर्मूला है इसमें। मैं फॉर्मूला के कंपोनेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि एंड पॉइंट्स होते हैं, रेशियो होता है, पॉइंट ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आपने कुछ अलग चीज एनालाइज करी कि इतने सारे क्वेश्चंस में सेक्शन फॉर्मूला इस्तेमाल करने के लिए या एप्लीकेबल होने के लिए तीनों पॉइंट्स को लीनियर होने चाहिए। तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक लाइन सेगमेंट पे होने चाहिए। अगर पी पॉइंट लाइन सेगमेंट ए बी के ऊपर लाइक कर रहा है तब भी तो सेक्शंस बनाएगा। मान लो ए बी के ऊपर लाइन नहीं कर रहा है, ऊपर या नीचे लाया कर रहा है, तो ट्राइंगल बन गया, तो उसमें पी ए बी के सेक्शंस नहीं बनाएगा और सेक्शंस ही नहीं बनाएगा तो सेक्शन फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। अब आप ऊपर के उठाकर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें या तो डायरेक्टली गिवन होगा कि साहब ये इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो अगर साफ साफ गिवन होगी साहब ये इसको इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो मैं कोलिनियर ही मानूंगा उसको। और या फिर इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गिवन होगा जैसे भी पिछला क्वेश्चन किया, तो उसमें सेंटर ए बी के ऊपर लाए करता ही है, तो उसने तो नहीं कहा कि सेंटर ए बी के ऊपर लाया कर रहा है लेकिन अंडरस्टूड था, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो चीज मेंशन होगी कि ये तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। ओके। अब सुनो इस सवाल में क्या लिखा हुआ है कि ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक इसका रफ फिगर तैयार करता हूं मैं। ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, -2, और बी के क्या गिवन है, 2, -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी एंड पी, देखो इसने स्पेशली मेंशन किया है पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। पी जो है ए बी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाया कर रहा है, दैट मीन्स तीनों पॉइंट्स क्या हैं, कोलिनियर हैं। अब आप बताओ इसी क्वेश्चन में उसने क्यों ये मेंशन किया, बाकी सारे क्वेश्चंस में क्यों नहीं मेंशन किया भाई वो उसके ऊपर लाया कर रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में ये जो रेशियो गिवन है इधर, ये रेशियो बिना पी को ए बी के ऊपर लायक करे भी बनाया जा सकता है, तो डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाएगी साहब ऐसे कैसे पता चला कि पी ए बी पर, इसलिए उसने मेंशन कर दिया कि साहब पी जो है ए बी पर लाया करेगा। ठीक है, इस बात पर अपन एक बार क्वेश्चन खत्म कर दें उसके बाद अपन जिक्र करते हैं, अभी आप ये बस मान लो कि पी ए बी के ऊपर लायक कर रहा है। अभी एक बार क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर उस पर भी डिस्कस करेंगे कि पी ए बी पर लायक कैसे नहीं कर सकता है। ठीक है ना, ओके। हाँ जी। अब एंड पॉइंट्स गिवन है, पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं। अब पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं दैट मींस क्या पूछा है, बोलो सक्षम, पी के कोऑर्डिनेट्स पूछे हैं तो क्या पूछा है, रेशियो की पूछा है, पूछा क्या है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है। पी क्या है, पॉइंट है ना जो डिवाइड कर रहा है, पॉइंट ऑफ डिवीजन पूछा है। और ये जो इधर गिवन है ना एपी इक्वल टू 3/7 ए बी, ध्यान से देखो ये रेशियो गिवन है। ये क्या गिवन है, अब रेशियो देने के 10 तरीके 20 तरीके इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं, कई बार तो रेशियो सीधे सीधे कह देता है 1:1, कई बार ये कह देता है कि इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है उससे रेशियो मिल जाता है 1:1:1, कई बार ऐसे कह देता है कि इसका मिड पॉइंट है उससे भी रेशियो मिल जाता है 1:1, कई बार सीधे सीधे कह देता है कि साहब 2:7, और ये भी एक रेशियो बताने का तरीका हो गया। अब बताओ एपी अगर 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी है तो रेशियो क्या होगा, देखो उधर स्क्रीन पे देखो, चलो मैं लिख देता हूं एपी इक्वल टू 3/7 टाइम्स ऑफ ए बी। मुझे बताओ 3/7 ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो अगर ए बी को इधर ले आए तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो एपी बाय ए बी क्या मिला, 3/7। तो एपी बाय ए बी का मतलब क्या है, ए बी के अगर 7 टुकड़े कर दें तो उसमें से एपी कितने टुकड़े लेके बैठा है, 3 टुकड़े, टोटल ए से लेके बी के 7 टुकड़े कर दें, इक्वल टुकड़े, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो इक्वल टुकड़े हमने कर दिए। तो उसमें ए से लेके पी की कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, यानी 1 2 3, दैट मीन्स पी कहां पे आएगा, ये आएगा, तो ये एपी 3 टुकड़े हो गए और बचे हुए 4 टुकड़े हो गए। ओके। तो अब आप बताओ जरा ये पी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को, बोलो। 3 टुकड़े इधर हैं, 4 टुकड़े इधर हैं, तो क्या रेशियो बन गया, 3:4। ये है इसको पता करने का थोड़ा सा कैजुअल और थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका। हम थोड़ा सा स्पेशल तरीके से इसको पता करेंगे, ऑथेंटिक तरीका क्या है लिखेंगे कैसे उसको अभी देखते हैं।
कुल मिला के रेशियो पता चल गया। रेशियो इनडायरेक्टली गिवन था, हमने पता कर लिया। पॉइंट ऑफ डिवीजन दोनों गिवन है, और सॉरी एंड पॉइंट्स दोनों गिवन है, और पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना है। अब तो क्वेश्चन ही सरल बन गया। इस क्वेश्चन का मेन मुद्दा ही ये था कि पॉइंट रेशियो ऑफ डिवीजन कैसे निकालें। वो निकाल लिया, तो अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा, राइट। चलो तो स्टार्ट राइटिंग। अगर ये एक 3/7 जो फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन जो है एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, समझते हो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो P जो होगा वो A की साइड के नजदीक होगा और B की साइड से थोड़ा दूर होगा। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मान लो ये 3/7 की जगह क्या होता, 7/3। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है, डिनोमिनेटर छोटा होता है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फिर ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ज्यादा नजदीक बी के होगा और कम ज्यादा दूर ए के होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में ए के नजदीक कर दो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बी के नजदीक कर दो। तो अभी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं पी को ए के ज्यादा नजदीक करूंगा। कितना नजदीक करना है वो नापचोक करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि नजदीक करना है ए के और बी से दूर करना है, फाइन। इसके कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं, तो मार्क कर दो एक्स कोमा वाई। ये हो गया इसका फिगर रेडी। नाउ हियर स्टार्ट राइटिंग द एंड पॉइंट्स ए एंड बी, वही सेम लाइन जो हम अब तक लिखते हुए आ रहे हैं। हाँ, द एंड पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी आर गिवन एस आर गिवन एस ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -2 -2, एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 -4। डन। अब चलते हैं रेशियो ऑफ डिवीजन। ऑल्सो इट इज गिवन दैट ऑल्सो इट इज गिवन दैट पॉइंट पी पॉइंट पी लाइज ऑन लाइन सेगमेंट ए बी। ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, ए बी। एंड इसका ये जो पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी पे लाई कर रहा है, तो जिस रेशियो में डिवाइड करता है उसका एक रिलेशन गिवन है क्या, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। ये भी गिवन है, ठीक है। अब जब आपको सीधे सीधे M1:M2 गिवन होता है, मान लो मैं इसमें M1:M2 आपको गिवन दे देता हूं 2:5, दे दिया मैंने गिवन। तो ये 2:5 किसका और किसका रेशियो है, एपी और पीबी का रेशियो। किसका रेशियो गिवन है, एपी और पीबी का रेशियो गिवन है। तो आप मानते हो अगर ए बी की जगह ये पीबी होता तो ज्यादा आसान होता, पीबी को सीधे ही नीचे ले जाता और एपी और पीबी का रेशियो 3:7 लिख देता, कुछ सोचना नहीं पड़ता। मानते हो? तो हम क्या करेंगे, इस ए बी को पीबी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उसका एक पूरा प्रोसेस है, वो ध्यान से सुनो। इस ए बी को पीबी में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, और उस प्रोसेस को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि कल को पीबी को भी एबी में कन्वर्ट करना पड़ सकता है, उल्टा भी करना पड़ सकता है। ओके, इक्वेशंस में कैसे लिखेंगे, अचानक से क्यों माइनस किया आपने, उसका प्रोसेस क्या है वो सुनो। ओके, सबसे पहला काम तो वही करेंगे जो हमने उधर किया था, ए बी को ले आएंगे इसके नीचे। स्टेप बाय स्टेप समझना अच्छे से, हाँ लिखो लिखो सब लिखो, और समझते, अगर चाहो तो बाद में लिख देना, लेकिन समझना बड़े ध्यान से, क्योंकि ये सेक्शन जो है, ये जो पार्ट चल रहा है अभी, इसमें ये चीज बड़ी समझनी इंपॉर्टेंट है। इतना तो समझ में आ गया कि ए बी नीचे जा सकता है, इतना नोट डाउन हो गया हो तो प्लीज लेट मी नो।
हो गया? मीका हो गया? हो गया? अब एपी और एबी में से जो चीज आपको मिसिंग लग रही है, जो चीज आपको निकालनी है, मतलब जो चीज आपको भगानी है, भगाना किसको है आपको? एपी को तो रखना है, और एबी को भगा के इसकी जगह क्या लगाना है? पीबी। तो भगाना किसको है आपको? किसको भगाना है बोलो? जिसको भगाना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो। ये लॉजिक याद रखो, जिसको भगाना है उसको कहां पहुंचा दो? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में भगाने पहुंचाने के लिए इसका रेसिप्रोकल कर दूं मैं। तो एपी बाय एबी का रेसिप्रोकल क्या बनता है? ए बी बाय ए पी। तो इधर भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 7/3। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जिसको रखना है उसको डिनोमिनेटर में पहुंचा दो, और जिसको भगाना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचा दो। ये पहला लॉजिक। अब हर क्वेश्चन में ये चीज बदल सकती है। किसी में हो सकता है कि जिस फ्रैक्शन में वो है उसमें रखना न्यूमरेटर को, भगाना न्यूमरेटर को, डिनोमिनेटर को रखना है, तो फिर उसमें ये रेसिप्रोकल करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जिस फ्रैक्शन में ऐसा हो कि हमको जिसको भगाना है वो डिनोमिनेटर में बैठा हो, तो फिर रेसिप्रोकल करके पहले उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ। ये पहला लॉजिक। ओके? अब दूसरा स्टेप सुनना। पहला स्टेप समझ में आया, जिसको भगाना है उसको कहां पहुंचाओ? न्यूमरेटर में। अब सेकंड स्टेप नंबर 2 सुनो। आपको जिसको भगाना है उसको हटा के उसको किस में कन्वर्ट करना है? बताओ, एबी को कन्वर्ट किस में करना है? पीबी में। तो आप इस एबी और पीबी को करो एनालाइज। एबी बड़ा है या पीबी बड़ा है? एबी बड़ा है। तो बड़े से छोटा करना है कि छोटे से बड़ा करना है? बड़े से छोटा करना है। तो बड़े से छोटा करना है तो इक्वेशन की बोथ साइड्स में -1 कर दो, और अगर छोटे से बड़ा करना हो तो इक्वेशंस की बोथ साइड में +1 कर दो। बोलो, स्टेप याद हुआ? आपको जिसको कन्वर्ट करके जिसमें कन्वर्ट करना है उसको कंपेयर करो कि दोनों में से बड़ा छोटा कौन है। वो तो कंपेयर हो जाएगा ना लाइन में से देखकर। कंपेयर हो गया? अब आप ये सोचो कि बड़े से छोटा करना है कि छोटे से बड़ा करना है। अगर बड़े से छोटा करना है तब -1 ऑन बोथ साइड्स, और छोटे से बड़ा करना है तो एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। इतना सा काम करो और आपका ऑटोमेटिक वो ए बी पी बी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इन क्वेश्चंस के कम से कम 10 पैटर्न करोगे तो हो जाएगी। सबके पास नेट है? इस पैटर्न के क्वेश्चन सर्च करो। क्या लिखोगे? एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन फॉर्मूला व्हेन रेशियो ऑफ डिवीजन इज नॉट डायरेक्टली गिवन। इनडायरेक्टली, ये इनडायरेक्ट गिवन था। तो इसमें बहुत सारे फॉर्म आपको देगा, वो इससे भी बढ़िया बढ़िया देगा। करो बैठ के सॉल्व, कौन मना करता है? सब कुछ है आपके पास। ठीक है? ओके। जब आप एक चीज को 10 बार करोगे ना तो वो चीज आपके फ्लो में आ जाएगी। ओके? यही तरीका है। मैथ्स को रटा नहीं जा सकता, मैथ्स को प्रैक्टिस ही किया जा सकता है। कोई और तरीका नहीं है। मतलब प्रैक्टिकल लिखने वाला तरीका तो ये है, डायरेक्ट तरीका तो अभी फिर मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट तरीका लेकिन केवल एमसीक्यू में अप्लाई हो पाएगा ना, जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? हाँ जी। तो अभी मैंने क्या डिसाइड किया? शायद बड़े से छोटा करना है, तो मैं क्या स्टेप लिखूंगा? इधर नीचे स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रहा हूँ वो स्टेप। नाउ सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच साइड, फ्रॉम बोथ साइड्स। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड्स। और अगर मान लो, अगर ऐड करना होता तो क्या स्टेप लिखता? एडिंग 1 टू ईच साइड ऐसे लिखता, या बोथ साइड, है ना? वी गेट, तो ए बी बाय ए पी में से 1 घटाओ। ए बी बाय ए पी एल एच एस पार्ट है, इसमें से 1 घटाओ। और इधर आओ, 7/3 में से 1 घटाओ। ऐसे ही करोगे? अब आप दोनों साइड एलसीएम ले लो। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा? एपी। यहाँ एलसीएम क्या आएगा? 3। ये ए बी एज इट इज हो जाएगा, और एपी इंटू 1, एपी बन जा, एपी बन जा, एपी। 3 एज इट इज, 7 एज इट इज, 3 बन जा, 3। अब आप फिगर में देखो जरा, ए बी में से एपी गया तो क्या बचा? फिगर में देखो, ए बी लेंथ में से एपी लेंथ माइनस हुई तो क्या बची? पीबी बची। ओके? पीबी बाय एपी। और इधर आ जाओ साहब, 7 में से 3 गया तो क्या बचा? 4/3। तो पीबी और एपी का रेशियो मिल गया। सर डायरेक्ट कर सकते हैं बेटा, अभी आएंगे उस पर भी, रुको 1 मिनट रुको। ये हमको क्या रेशियो मिला पीबी और एपी का? यानी इसका इससे रेशियो मिला, जबकि हम जब सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम पहले का दूसरे से रेशियो लगाते हैं। ये दूसरे का पहले से मिला है, तो हम क्या कर सकते हैं बताओ? इसको कन्वर्ट करने के लिए एक बार और रेसिप्रोकल कर दो। अगर हम इसका एक बार और रेसिप्रोकल कर दें, इंप्लाइज
तो ए पी बी बाय ए पी का क्या बन जाएगा, ए पी बाय पी बी, और 4/3 रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा 3/4। तो रिक्वायर्ड रेशियो हमारा ए पी बाय पी बी यानी 3/4 आ गया, ए पी बाय पी बी 3/4 आ गया, 3/4 आ गया, दैट मीन्स M1:M2 हमको वो चीज मिल गई। किसको? हाँ, सेक्शन फॉर्मूला में हमको इसका इससे रेशियो चाहिए होता है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि हम रेशियो को ऐसे मल्टीप्लाई कराते हैं, इसको इससे, इसको इससे। तो अगर हम उल्टा लिखेंगे तो उल्टा मल्टीप्लाई कराओगे, फिर आपका आंसर डिफरेंट आएगा। हाँ, आप बोलो। ए बी को लिख सकते हैं ना, ए पी प्लस हम्म। बी बी हम्म। डिवाइड बाई ए पी, हम्म। क्या ये प्लस माइनस करने के लिए। हम्म। अब जो ए पी प्लस पी बी हम्म। इक्वल टू 7/3, हम्म। ए पी की वैल्यू क्या दे रखी है, हम्म। 3 हम्म। प्लस एपी की वैल्यू है क्या वो? 3। उसको वैल्यू थोड़ा ना कह सकते हैं। अगर मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने आपको लिख दिया M/N है 3/4, तो आप कह सकते हो कि भाई M3 है। M तो बेटा 12/16 भी हो सकता है, उससे भी 3/4 आता है। हम सीधे कैसे लिख दिए कि M की वैल्यू 3 है। हाँ, M/N कहाँ लिखा हुआ आ जाए, M/N तो उसको 3/4 जरूर लिख सकते हो, लेकिन M को 3 और N को 4 कभी नहीं लिख सकते। वो तो कटने के बाद आया है 3/4, एक्चुअल क्या था तुमको क्या पता? वो तो 30/40 भी हो सकता है। ठीक है, फिर भी आपके वाले तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, क्या लिखा आपने, ए बी बाय, देखते हैं अगर उससे कर पाए बिना विदाउट -1 लिखे, क्या लिखा है 7/3। आपने ए बी को ब्रेक कर दिया, ए पी प्लस पी बी डिवाइडेड बाय ए पी। तो आप ऐसे कर सकते हो, देखो ध्यान से, इसको आप अलग अलग कर लो, इसको अलग कर लो और इसको अलग कर लो, तो ए पी बाय ए पी अलग आ गया, बोलो, और पी बी बाय ए पी अलग आ गया, 7/3 एज इट इज। ए पी बाय ए पी क्या होता है, 1 प्लस पी बी बाय ए पी इक्वल टू 7/3। अब आप ये 1 इधर से हटाओगे तो -1 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम बोथ साइड हो रहा है, चाहे से आप लिखो स्टेप या ऐसे सॉल्व करो। तो 7/3 -1 हुई 4/3, इसका रेसिप्रोकल करो, तो ए पी बाय पी बी इक्वल टू 4/3 का 3/4। तो ऐसे कर सकते हो आप। डन, क्लियर। लेकिन अभी आपने इसको ब्रेक किया ना, देखो, किसी में ब्रेक करना होगा, किसी में कुछ जोड़ना होगा, किसी में कुछ करना, तो ऐसे बहुत सारे लॉजिक्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। और जो हमने लॉजिक लगाया ना, उसमें केवल इतना सा लॉजिक याद करना है, दो बातें याद करनी है, कि जिसको बदलना है उसको न्यूमरेटर में पहुंचाओ, और फिर बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा में +1 या -1 करो। ये दो लॉजिक से ये किसी भी रेशियो से किसी भी रेशियो को निकाला जा सकता है, प्रोवाइडेड दैट कि तीनों कोलिनियर होने चाहिए। अगर तीनों कोलिनियर नहीं है तब ये सब वेस्ट है, तब ये सब वेस्ट है यहाँ पे जो भी लिखा अपन ने। ठीक है, क्लियर, तो नोट डाउन करो। हम्म। सो द रेशियो ऑफ डिवीजन इज, सो द रेशियो ऑफ डिवीजन इज, जिसको अपन M1:M2 कहते हैं, वो मिल चुका है फाइनली। दैट इज M1:M2 इज व्हाट, क्या निकला, 3:4। नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव, लगा दो सेक्शन फॉर्मूला। ओरिजिनल केस लगेगा, आपकी बार मिड पॉइंट नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन से अभी मिड पॉइंट ही मिड पॉइंट मिड पॉइंट ही मिड पॉइंट आ रहा था, लेकिन अगेन अब ओरिजिनल फॉर्म आ गई इसकी। क्या है ओरिजिनल फॉर्म, याद है? सम ऑफ रेशियोज एंड y इक्वल टू M1/2 प्लस M2/1 डिवाइडेड बाय
सम ऑफ रेशियोज। कौन कौन एब्सेंट है आज? अदित और वो दोनों। कल भी नहीं आई थी वो दोनों। तो M1 है 3 4, 3+4। वो प्रिंस भी नहीं आया ना? कल आया था। 3+4। ओके। तो x1 x2 क्या होंगे? पीछे के एंड पॉइंट्स पकड़ो अब। x1 और x2 क्या होंगे? -2 और 2। तो 2 इधर आएगा और -2 इधर आएगा। और फिर ये हो जाएगा -4 और -2। -4 और -2। 3 2 6, -8 डिवाइडेड बाय 7। -12 -8 डिवाइडेड बाय 7। 6 -8 इज -2/7। एंड -12 -8 इज -20/7। यही आ रहा है क्या आंसर? चेक करो। required coordinates of point P are -2/7, -20/7। आंसर। हो गया नोट डाउन? कर दूं डिलीट? हम्म। चलो अब सुनो। थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका देखो रेशियो निकालने का। जैसे ये था ए, ये था बी, पी ये था। ओके। क्या रेशियो गिवन था बोलना जरा? ए पी बराबर 3/7 पार्ट्स ऑफ ए बी। उसमें ए बी को यहाँ ले गए। तो ए पी बाय ए बी क्या निकला? 3/7। हम सिंपली ऐसे देखेंगे कि ए पी 3 पार्ट है और ए बी 7 पार्ट है। तो ए बी मतलब पूरा। तो पूरा 7 पार्ट्स हैं। उसमें से 3 पार्ट्स ये ले गया। तो बचे हुए 4 पार्ट्स इधर आएंगे। तो इधर से डायरेक्ट हम 3/4 निकाल सकते। ए बी नीचे आ रहा है। ए बी की सीट में 7 आ रहा है, तो यानी ए बी को अगर 7 पार्ट्स में ब्रेक करें तो ए पी को कितने पार्ट्स मिलते हैं? 3 पार्ट्स मिलते हैं। तो बचे हुए को कितने पार्ट्स मिलेंगे? टोटल 7 में से 3 या तो 4 पार्ट्स। तो ये थोड़ा सा डायरेक्ट तरीका है, कैजुअल तरीका है। कल को एमसीक्यू पैटर्न आ जाए या छोटा क्वेश्चन आ जाए तो जल्दी से इस तरीके से रेशियो निकाल लेना। और तरीका जो ओरिजिनल तरीका है वो अपने लिख ही लिया। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज एक्चुअली नॉट फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला। ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूला का रिवीजन करवा दिया इसने इस क्वेश्चन में। साथ में रोम्बस के एरिया निकालने का फॉर्मूला जो शायद आपने 7th 8th 9th क्लास में सीखा होगा उसका भी रिवीजन करवा दिया। क्योंकि 100% है कि किसी को याद नहीं रहता होगा यहां तक आते आते। याद था इससे पहले? ये रोम्बस का एरिया ऐसे निकालते हैं हम। अब तो बोलोगे ही। क्या गिवन है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर दिस 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 एंड दिस। पिक्चर ही खत्म हो गई अभी तो पूरी। भाई पता रखा करो ना। इनमें से किसी के दोस्त यार के नंबर नहीं है क्या आपके पास? हाँ। ये तेरा दोस्त है, इसको नहीं बताया? तो उसमें मैंने मैसेज क्या लिखा था, पढ़ो। क्या मैसेज था? मैसेज तो पढ़ के बता दो, याद है कुछ मैसेज क्या लिखा होता? पहले मैंने टाइम लिखा था। और फिर उसके बाद लिखा था प्लीज इन्फॉर्म ऑल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा हो जिसको जो ग्रुप में नहीं है, जिसने भी ज्वाइन किया है, तो उसको भी इन्फॉर्म कर दें। तो आपकी नज़र में ये बच्चा नहीं था? दोस्त है ना आपका? कर दिया करो यार। एक घंटी करनी पड़ती है कि भाई ग्रुप में मैसेज आया है। और भाग भाग के एक फोन भी कर देते, भागते भागते एक फोन भी कर देते। ABCD। ABCD। मैंने कहा है क्या भाई रिलैक्स कर लो? ऐसा कहा है क्या मैंने भाई 5 मिनट का ब्रेक है या क्या?
सो टेकन इन ऑर्डर लेना है अपने को हमेशा। सो लेट से पहला पॉइंट ले लेते हैं ए 3,0, बी 4,5, सी -1,4 एंड डी -2, -1। नहीं, ये स्क्वायर जैसा दिख रहा है आपको? स्क्वायर के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। क्या ये एंगल 90 डिग्री है? पैरेललोग्राम में चारों साइड्स बराबर नहीं होती। क्या ये दिख रहा है जैसे ही दिखता है बेटा? ये ऐसा ही दिखता है, आपको जैसा दिखा रखा है वैसा ही तो दिखता है। ये रोम्बस हो गया, चारों साइड्स इक्वल। बेटा पैरेललोग्राम में चारों साइड्स इक्वल नहीं होती ना। पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है, कह तो रहा हूं, ये पैरेललोग्राम है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं दिख रहा आपको? इसमें चारों साइड्स इक्वल दिख रही है, उसमें कहाँ दिख रही है चारों साइड? उसमें केवल आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और दोनों के एंगल अगर 90 90 कर दें तो ये रेक्टेंगल बन जाता है। चारों एंगल मतलब 90 90 कर दें तो ये रेक्टेंगल बन जाता है, और इसके चारों एंगल 90 90 कर दें तो ये स्क्वायर बन जाता है। ठीक है। हाँ जी। तो रोम्बस बना दिया हमने, इसके चारों पॉइंट्स गिवन है। आपको एरिया निकालना है, तो एरिया का फॉर्मूला देखो रखा हुआ है वहां पे, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। दैट मीन्स अगर हम इसकी डायगनल की लेंथ निकाल लें, डायगनल की लेंथ कैसे निकलेगी, किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ कैसे निकलती है? डिस्टेंस फॉर्मूला से। एंड पॉइंट्स गिवन है और उसमें इस फॉर्मूला में रख दे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट राइटिंग। ये इजी सा और एक रिवीजन क्वेश्चन है। हियर द वर्टिसेस ऑफ रोम्बस ABCD आर गिवन एज, vertices of rhombus ABCD are given as A 3,0, B 4,5, C -1,4 and D -2, -1। Okay, now using distance formula we have कौन कौन सी डिस्टेंस निकालनी है बोलो? डिस्टेंस AC और डिस्टेंस BD। तो ये डायगोनल हो गई हमारी, डायगोनल AC। मी का डिस्टेंस फॉर्मूला बोल के बताओ। x1 + x2। हाँ। हम्म। हम्म। बस। होल रूट ऑफ कौन बोलेगा? मैंने लगा दिया तो आप नहीं बोलोगे। तो इसमें इस रोम्बस का एरिया निकालना है। ये जो रोम्बस बनाया हमने, किससे निकल जाएगा? रोम्बस के। तो रोम्बस के फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए? साइड्स चाहिए, डायगोनल्स चाहिए, तो वही तो निकाल रहे हैं हम, डायगोनल्स की लेंथ ही तो निकाल रहे हैं। निकालो, x2 - x1 करो। अब डायगोनल AC निकाल रहे हैं तो C - A करेंगे, C - A। दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स में से इसके कोऑर्डिनेट्स घटाएंगे, तो -1 -3 का होल स्क्वायर, एंड देन व्हाट वी विल डू, 4 -0 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व। तो -4 का होल स्क्वायर 16, और 4 का स्क्वायर भी 16। ठीक है, 4√2 आ जाएगा, √32 लिख के, और 32 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 × 2 × 2 × 2 5 बार 2 आएगा, तो दो पेयर कंप्लीट हो गए, 4√2 यूनिट्स। सिमिलरली डायगोनल BD भी निकालने सारे बच्चे, अब दोबारा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो D - B करो अब की बार। इसमें हमने किया था C - A, टर्मिनल माइनस इनिशियल, इसमें करेंगे हम D - B। तो D के कोऑर्डिनेट्स में से B के कोऑर्डिनेट्स घटाओ जरा। तो -2 -4,
का होल स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट क्या है, -1 -5 का होल स्क्वायर। तो -2 -4 एंड -6 का होल स्क्वायर 36, और -1 -5 अगेन ये भी 36, 36 36 72। इसको फैक्टराइज करेंगे तो मिलेगा 6√2 यूनिट्स। आगे दोनों डायगोनल। अब लगाते हैं एरिया ऑफ रोम्बस। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, ABCD। हाँ, बोलो। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दिस इज द फॉर्मूला। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, डायगोनल कौन कौन से हमारे, AC और BD। पुट द वैल्यूज। AC की वैल्यू क्या निकाली थी, 4√2। BD की वैल्यू क्या निकाली थी, 6√2। अब √2 और 2 तीनों कट गए। देखो √2 इंटू √2 2 होता है, √2 इंटू √2 क्या होता है, 2, और ये 2 से 2 कट गया। तो 4 6 जा, क्या बचा, 24। क्या लिखेंगे इसके आगे, यूनिट क्या लिखेंगे बताओ। यूनिट्स, यूनिट्स हमेशा लेंथ के लिए होता है, एरिया है ये। स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते उसको। सो 24 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर। आंसर मैच कर लो। ओवर। सो क्वेश्चन ओवर, एक्सरसाइज ओवर, चैप्टर ओवर। इसके एग्जाम्पल्स आपको अपने आप करने हैं, दोनों एक्सरसाइजेस के। इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, कोई डाउट हो तो कल की क्लास में आके पूछना है। कल एक डाउट सेशन रखेंगे इसका, एंड डे आफ्टर टुमारो विल हैव द टेस्ट ऑफ द चैप्टर। ट्यूसडे को बिल्कुल। कल डाउट सेशन में आ जाना और डाउट्स ले आना। कोई भी अगर चीज समझ में नहीं आई तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। परसों टेस्ट होगा तन्नू। तन्नू पूरे चैप्टर में आए हो आप, तो आप टेस्ट के लिए रेडी हो इस बार तो, है ना। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।